भारतीय साहित्य का एक ऐसा साहित्यकार जो कि इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आंखों में आंखें डालकर यह कहने की क्षमता रखता था कि आप जो कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। और यह बात तब की है जब इस देश का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम सीमा पर था और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे मोहन करमचंद गांधी। ये उस समय की बात है जब उनको लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते थे, उनकी बात सुनते थे। और यह साहित्यकार पैदा तो अमीर घर में हुआ, एक साधन संपन्न परिवार में, लेकिन उसने अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों के दर्द को आत्मसात किया और उनको अपने साहित्य में जगह दी। यह साहित्यकार सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया का पहला साहित्यकार है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, जिसने यूरोपीय, जहां पर सारे यूरोपियों को नोबेल पुरस्कार मिलता था उस समय, जबकि यूरोपियंस का बहुत बोलबाला था, ये पहला साहित्यकार है जिसने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसको। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं थमती। इस साहित्यकार को एक ऐसे संदर्भ से भी जोड़ा गया कि इस साहित्यकार की प्रेम में उसकी अपनी सगी भाभी ने आत्महत्या कर ली, ऐसा भी कहा जाता था। हाय, दिस इज एसके सिंह और आज के प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम जिस साहित्यकार की बात कर रहे हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें, कौन सी कड़ी को उठाएं, क्योंकि इतना अद्भुत जीवन। बात सिर्फ साहित्य रचना की नहीं है, वो तो है ही, बात उससे ऊपर की है। बात एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की है, एक ऐसे पर्सनालिटी की है जिसमें इतना मिसमिज्म है, इतना आकर्षण है कि जो भी इंसान इस पर्सनालिटी, इस आकर्षण के आसपास भी भटकता है वह उससे सम्मोहित हो जाता है। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु आज से बहुत साल पहले, वो आजादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी 1941 में, लेकिन फिर भी आज जब आप उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें जो मानवीय भावनाओं को उन्होंने कुरेदा है वो वाकई बाकमाल है। अगर बात रविंद्रनाथ टैगोर की करें तो सबसे पहले अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम लेकर जो आने का मेरा मकसद था, क्योंकि मैं रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां, उनके उपन्यास, उनकी जो अमर कृतियां हैं उनको लेकर आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, उनकी कहानियों को लेकर, उससे क्या सीख मिलती है उसको लेकर। तो आप रविंद्रनाथ टैगोर और उनसे जुड़ी हुई उनकी अमर रचनाओं के बारे में आप उनके रिव्यू पढ़ेंगे तो बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अपने दर्शकों को कुछ अवगत करा दूं, ताकि जब उनकी रचनाओं को वो देखें, पढ़ें, सुने तो अब उनके बारे में कुछ उनको पता हो। तो यह जो प्रोग्राम है वो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारियां साझा करने से। अगर बात रविंद्रनाथ टैगोर की करें तो रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही इनरिच्ड फैमिली से थे। अगर हम उनके दादाजी की बात करें, द्वारकानाथ टैगोर एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन अपने समय के, अंग्रेजों के समय के रहे हैं। और
उसके बाद अगर पिता देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर उस समय के ब्रह्म समाज के एक बड़े नेता। ब्रह्म समाज के बारे में अगर कुछ लोग ना जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता को आईना दिखाने के लिए ब्रह्म समाज का जो है कि निर्माण किया गया था, जिसमें एक बहुत बड़ा समाज सुधारक का पूरा मूवमेंट चला था। तो उसके बारे में अगर कभी चर्चा होगी तो मैं आप लोगों को साझा करूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा था, तो वो भी एक बहुत बड़े साधु किस्म के आदमी थे, साधु, बहुत सज्जन पुरुष और समाज सुधारक वो जो है कि थे। अगर उनके बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो वो पहले आईसीएस रहे हैं, सिविल सर्विस, जिससे होकर लोग कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, डीएम बनते हैं। वो पहले व्यक्ति थे जो सिविल सर्विस में नियुक्त किए गए। इतना इनरिच फैमिली जो है कि थी। अगर दूसरे भाई की बात करें द्विजेंद्र नाथ की, तो वो एक दार्शनिक और कवि थे। जो उनसे छोटे भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर थे, वो संगीतकार और नाटककार थे। बहन स्वर्ण कुमारी वो एक उपन्यासकार थी। तो ये जो पूरा फैमिली है, वो पूरा फैमिली ही आर्टिस्टों से भरा हुआ था, एक से बढ़कर एक शानदार। सबसे अंतिम संतान रविंद्रनाथ टैगोर हुए, 13वीं या 14वीं संतान। और अपने बड़ों का प्यार स्नेह तो इनको मिला ही। घर में जैसे कि मैंने बताया कि संसाधनों का किसी तरीके का कोई कमी नहीं था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की जो रुचियां थी वो बिल्कुल अलग थी शुरू से ही। पढ़ाई में कोई खास मन नहीं लगता था उनका। बड़े मजे की बात है, क्योंकि वो शुरुआत से ही जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो स्थापित सिस्टम है एजुकेशन का, उसकी वो खिलाफत करते आए हैं। और जैसा कि वो जो दौर था, तो लॉयर, बैरिस्टर जिसको हम बोलते थे, वो बनना एक अपने आप में एक बड़ी गर्व की बात होती थी। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो कि उस समय के बड़े लीडर्स में हुए हैं, बात चाहे मोहन करमचंद गांधी की जाए या फिर जवाहरलाल नेहरू की जाए, ये तमाम लोग जाकर इंग्लैंड में बैरिस्टर, वहां पे ये पढ़ाई होती थी, वो बन के आए। तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी बैरिस्टर बनने के लिए वहां पे भेज दिया गया, लेकिन वो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले आए। उनका मन लगा नहीं पढ़ाई में और बीच में ही पढ़ाई जो है कि छोड़कर चले आए। और उसके बाद उन्होंने साहित्य रचना को ही अपना कर्म बना लिया। अगर बात उनके शादी की जाए, बाल्यकाल की जाए, तो 8 वर्ष की आयु से ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कविताएं लिखना जो है कि वो शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो है कि विवाह जो उनका हुआ, उस समय वो 22 वर्ष के थे, सन 1883 में। लेकिन जो जिससे उनकी शादी हुई वो सिर्फ 11 साल की एक लड़की थी और उनका नाम था भवतारिणी देवी। बहुत ही सीधी सादी, और ये अपने आप में बहुत ही एक अजीब था कि इतने बड़े साहित्यकार, चलो 21-22 साल की उम्र में वो साहित्यकार नहीं होंगे, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति, इस तरीके के दार्शनिक की शादी एक ऐसे लेडी से होती है जो लगभग अनपढ़ के बराबर, बट वो एक सुशील, एक सज्जन महिला थी, लेकिन अगर एजुकेशन की बात की जाए तो नहीं था। और क्योंकि पहले से ही आर्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने शादी के बाद अपनी वाइफ का नाम मृणालिनी जो है कि वो रख दिया। यहां पर एक संदर्भ जुड़ता है जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था। शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि उनकी भाभी ने, जो सत्येंद्र नाथ टैगोर की जो वाइफ थी,
उनकी वाइफ कादम्बरी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और इसका कारण यह बताया जाता है कि क्योंकि वो हम उम्र थी रविंद्रनाथ टैगोर की, क्योंकि आईसीएस सिविल सर्विस में थे उनके हस्बैंड, तो वो काफी व्यस्त होते थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर और कादम्बरी में बहुत मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ संबंध थे। लेकिन जब रविंद्रनाथ की शादी हुई और रविंद्रनाथ अपनी पत्नी के साथ रहने लग गए, तो कहा जाता है कि जो कादम्बरी थी वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जीवन में इस पीड़ा को रविंद्रनाथ ने सबसे बड़ी पीड़ा के तौर पर जो है कि अपने जीवन में लिया। उनकी बहुत सारी साहित्य रचनाओं में उनकी बड़ी भाभी कहीं ना कहीं एक पात्र के तौर पर देखने को मिलती हैं, और एक पूरा नॉवेल भी रविंद्रनाथ ने अपनी भाभी की याद में लिखा हुआ है। तो कहा जाता है कि बहुत लोग कहते हैं कि उनमें कुछ अनैतिक संबंध भी थे, लेकिन मैं इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकता कि किस तरह के संबंध थे। लेकिन एक बात का कि यह सच है कि उन दोनों में एक गहरा लगाव, एक गहरा प्रेम था। रविंद्रनाथ की शादी हो जाती है। उसके बाद जो है कि रविंद्रनाथ प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। 1890 में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सियालदह आ जाते हैं। सियालदह में उनकी रियासत थी, उनकी जमीनें थी, और वहां पर वो रहना शुरू कर देते हैं। और जो उनके खेतों में काम करने वाले जो मजदूर जो लोग थे, पहली बार उनके संपर्क में आते हैं और उनके जीवन का जो दर्द है वो महसूस होता है, और वो जो है कि अपनी रचनाओं में इस चीज को बहुत जगह देते हैं। पहली जो उनकी आज जैसे कि मैंने बताया कि 8 साल की उम्र से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी। 1891 में पहली नाटिका लिखी चित्रांगदा, जो अंग्रेजी में चित्रा नाम से प्रकाशित हुई। उसके बाद 1894 के बाद, ये 1891 में लिखा, लेकिन 1894 के बाद उनकी जो सोनार तरी, उर्वशी के प्रति, स्वर्ग हईते विदाई, एक बार फिर आओ मोरे, विदाई, अभिशाप, वैताली, मालिनी, क्षणिका, ये सारी रचनाएं उन्होंने, वो मूलतः रविंद्रनाथ टैगोर जी जो लिखते थे वो बंगाली में लिखते थे। उनकी रचनाओं अलग अलग भाषाओं में बाद में प्रकाशित की गई और उनको अनुवाद किया गया। 1910 में सुप्रसिद्ध गीतांजलि एक काव्य रचना थी, जिसको 1913 में नोबेल पुरस्कार, जिसको मैंने बताया कि वो पूरे एशिया में पहले साहित्यकार थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन ये पहले साहित्यकार थे। उनकी जो दूसरी रचनाएं, राजश्री 1887, चोखेर बाली 1903, नौका डूबी 1906, गोरा 1910, घर और बाहर 1916, दो बहनें 1933, चार अध्याय 1934। अगर उनकी रचनाओं की अगर बात करें तो अपनी रचनाओं में मानवीय संबंधों को जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा है, खासतौर से नारी चरित्र को, वुमेन इमोशन को जिस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने महसूस किया हो, वो वाकई बाकमाल है। कोई भी महिला अगर एक लड़की के तौर पर अगर आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगी तो आपको महसूस होगा कि जो आप खुद नहीं जानती, कैसे रविंद्रनाथ टैगोर उस चीज को भी जानते थे। उसके बाद जो, और ये सिर्फ मानवीय संबंधों तक उनका जो है वो सीमित नहीं था, उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर, गोरा एक उपन्यास है जो इस समय मैं जिसको पढ़ रहा हूं, वो वाकई इसी बात को लेकर उन्होंने उपन्यास लिखा और बहुत ही सुंदर
मैं पूरा पढ़ लूंगा तो उसके बाद उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। चोखेर बाली, शानदार ट्रायंगल लव स्टोरी को जिस तरीके से चोखेर बाली में उन्होंने प्रस्तुत किया है वो वाकई बाकमाल है। तो ऐसे बहुत सारे जो उनके रचनाएं हैं वो जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है, धर्म को लेकर, राष्ट्र को लेकर, नागरिक को लेकर, ह्यूमनिटी को लेकर अलग अलग तरीके से वो दर्शाती है। एजुकेशन को लेकर जैसे कि मैं पहले जिक्र कर रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर एक अलग तरीके की का विचारक थे। सबसे पहले कि मैंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो सिस्टमेटिक क्लास में पढ़ाई करना है उसको वो बिल्कुल सिरे से इनकार करते हैं और शायद वो इसलिए नहीं जाते थे पढ़ने। उनके घर पर अंग्रेजों को रखा गया था आगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, घर पे पढ़ाने के लिए। उनका मानना था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको नेचर के करीब लेकर जाना चाहिए, उनको नेचर में बैठकर उनको एजुकेटेड करना चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 23 सितंबर 1921 को शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक बहुत ही फेमस नाम है, ये ब्रांड है ये, और उनके सामाजिक सेवा और उनके एजुकेशन में सहयोग के लिए उनको ब्रिटिश क्राउन ने नाइटहुड की उपाधि भी उनको दी। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद जो है कि उन्होंने ये उपाधि जो है कि लौटा दी। जहां तक रविंद्रनाथ टैगोर की बात है तो जो हमारे देश का राष्ट्रगान गाया जाता है जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और सिर्फ भारत के राष्ट्रगान नहीं, उन्होंने बांग्लादेश के ही राष्ट्रगान को भी उन्होंने ही लिखा है। तो अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व रविंद्रनाथ टैगोर की। मैं जब उनकी रचनाओं को पढ़ रहा था तो मैं जिस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर को महसूस कर रहा था वो वाकई बाकमाल है। और आने वाले प्रोग्राम में मैं आप लोगों से उनकी किताबों के रिव्यू, उनमें कहानियां क्या हैं और इसके बारे में आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग कीजिए। नमस्कार।